नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज हुई केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम और लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में टेक्सटाइल मंत्रालय को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन योजनाओं का फायदा लेते हुए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व और दिखा पाएगा। विकसित देशों के साथ भी एफटीए करके हम कपड़ा व्यापार में बाकी देशों के सामने जो हमारी डिसेबिलिटी है उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी उसे भी मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। जो विजनरी कदम भारत में इंप्लीमेंट हुआ है उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी पीएलआई की स्कीम को मंजूरी मिली। वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। इधर कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रभारी बीजेपी ने तय कर दिए हैं। यूपी की सबसे पहले बात करेंगे। यूपी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा महासचिव भाजपा की सरोज पांडेय को भी चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यहां पर यूपी में चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इधर अर्जुना मेघवाल को भी सह प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में सह प्रभारी लोकसभा सदस्य लॉकेट चटर्जी को बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह को भी इसमें सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मणिपुर पर नजर डालें तो यहां पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में जलशक्ति मंत्री केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को चुनाव प्रभार सौंपा गया है। गोवा की तरफ रुख करें तो यहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर के बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर अगड़ावा में रक्षा एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी का उद्घाटन 9 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस इमरजेंसी हवाई पट्टी पर कई फाइटर प्लेन का ट्रायल होगा। इस हवाई पट्टी को बनाने में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रक्षा और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सहयोग से देश में इस तरह के करीब 12 हाईवे तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को सुबह 8:30 बजे पालम एयरपोर्ट नई दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक साथ दिल्ली से रवाना होंगे और सीधे अगड़ावा जालोर इमरजेंसी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। इस दौरान सुबह 11 से 12:30 बजे तक दोनों मंत्री इमरजेंसी हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और फाइटर विमानों का फ्लाई पास्ट देखेंगे।
और हमारे लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़ गए हैं। कटेवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। हवाई पट्टी जालोर बॉर्डर पर तैयार हो रही है। पाकिस्तान इस सीमा से लगता हुआ है। इसके अलावा अगर चाइना की बात करें या फिर हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क की बात करें, हमारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, जहां तक हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे हमारा कम्युनिकेशन तो वैसे ही डेवलपमेंट चलता रहता है, जिससे कि फौज की जरूरत पड़े तो किस एरिया से एकदम आर्मी के यूनिट्स वहां जल्दी से जल्दी डिप्लॉय किए जा सके। जहां तक ये NH 925A का सवाल है, जो जालोर से बाड़मेर के लिए ज्वाइन कर रही है, इस पे एक इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाई है। एक बाकासर गांव है उसके पास, और इसकी 33 मीटर इसकी चौड़ाई है और 300 मीटर के करीब इसकी लंबाई है, और उसके साथ 7 मीटर की इसके साथ सर्विस लेन है। ये एक एडिशनल एयर स्ट्रिप हो गई है जिसमें हम अपने फाइटर प्लेन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ से फाइटर प्लेन टेक ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे वापस अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस यहाँ लैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ उनकी पार्किंग बेस भी है। इसका मतलब अगर जरूरत पड़ी तो ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है, ये एक एयर फॉरवर्ड एयर बेस का काम करेगी, और इससे हमारे को ये ऑल्टरनेटिव फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हम हवाई जहाज जो फाइटर्स हैं उनको बाड़मेर से हवाई पट्टी से डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसलमेर से कर सकते हैं, और ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो कल रक्षा मंत्री जी और जो अपने नेशनल जो हाईवे के मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, ये इसका इनॉग्रेशन करेंगे। जी, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज को लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। आपने बताया कि करीब 33 मीटर या 35 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई, 300 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, तो फाइटर प्लेन इस पर उतर सकते हैं। यहां पर ये बनाया जाना है, 12 जगहों पर पूरे देश में इनको तैयार किया जाना है। किस तरह से तय किया जाता है कि कहां पर ये बनेंगे और इसके लिए किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है? क्या बेस से इसकी कोई दूरी सुनिश्चित रखी जाती है या फिर बॉर्डर से इसकी दूरी को सुनिश्चित किया जाता है? किस तरह की टेक्निकलिटीज देखी जाती है? टेक्निकलिटीज एक तो जो ये इमरजेंसी है, तो थोड़ी बहुत जो पिक्यूलियर फॉरवर्ड एयर बेस है उससे इसका डायमेंशन थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इमरजेंसी में काम में ली जाती है कि अगर जरूरत पड़ गई ऑल्टरनेट फॉरवर्ड बेस चाहिए, लैंडिंग बेस चाहिए, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक इसका बॉर्डर से प्रोक्सिमिटी का सवाल है, बिल्कुल नजदीक बॉर्डर पे होने से ये जो यहाँ की फॉरवर्ड बेस है इसके ऊपर हवाई हमले का खतरा रहता है, और अगर 25 किलोमीटर के अंदर हो गए तो ये जो मीडियम गन्स हैं 30-35 किलोमीटर तक की मार कर सकती हैं, तो उनकी रेंज से इनको बाहर रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर एयर बेसेस हैं उनके नीचे तो इनके अंडरग्राउंड हैंगर होते हैं जो बिल्कुल पास होते हैं, तो अंडरग्राउंड हैंगर होने से ऊपर अगर किसी भी तरह का हमला होता है, तो अगर हवाई फाइटर प्लेन अंदर अपने बे में अंदर है अंडरग्राउंड, तो उसको नुकसान से उसकी बचत होती है। जी, इसी तरह से एक और उन्होंने जो किया था, जो आप दिल्ली जो आगरा से लखनऊ की जो मथुरा एक्सप्रेस वे, हाँ, उस पे भी एक बार इन्होंने इमरजेंसी के लिए हवाई जहाज उतारा था, एक वन ऑफ द फाइटर प्लेन जी। वो तो बिल्कुल इमरजेंसी है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ट्रांसपोर्ट प्लेन या दूसरे ये बड़े हेलीकॉप्टर है उनको भी उतार सकते हैं और वहां से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, परंतु वो कोई इमरजेंसी उसको ऑपरेशनल यूज नहीं कर सकते। ये ऑपरेशनल यूज तभी कर सकते हैं जब वहां पे बाकी फैसिलिटीज, उनकी पार्किंग की, एम्युनिशन प्रोक्सिमिटी की, उनके जैसे उनको ऊपर उन मिसाइल लोड करनी है, तो ये सारी और फैसिलिटी भी चाहिए। अकेला फाइटर प्लेन वहां उतरेगा तो उसका ऑपरेशन करने के बाद अगर वापस आएगा तो उसकी रिफ्यूलिंग चाहिए, उसके एम्युनिशन एक्सपेंस जो हुआ है उसको रिफ्यूल, उसको वापस उस पर आर्म करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें के लिए प्रॉपर फॉरवर्ड एयर बेस नहीं होती, पर ये इमरजेंसी के लिए ये हमारी ऑल्टरनेट एक फैसिलिटी है जो हमारे को सरकार डिफेंस और हाईवे के दोनों चीजों को मिला करके ये बॉर्डर रोड सब जगह पे यही कार्रवाई कर रहे हो। जी, कटेवा साहब, एक और सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी इसको हम किस हमारे छोर को मजबूत करने के लिए बढ़ाया गया कदम बताएं? क्या जो चीन सीमा है उस तक भी अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान से लगी सीमा को लेकर की यह हवाई पट्टी इन साधनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ जी, जहां तक डिप्लॉयमेंट की जरूरत है फाइटर प्लेन्स की, तो प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि इसका टर्न राउंड है, कितना किलोमीटर जाके आ सकता है, यहाँ से बाड़मेर से चाइना के से स्ट्राइक करके इसका वापिस आना मुमकिन नहीं होगा।
बिकॉज इसके खूब सारा फ्यूल चाहिए, इतनी फ्लाइंग आवर्स नहीं होंगे तो फिर अगर पूरा ही इतने दूर से ले जाओगे तो जितना ज्यादा फ्यूल होगा तो उतना ही आर्मामेंट का जो वेट है वो कम करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर उस बॉर्डर के लिए, वेस्टर्न बॉर्डर के लिए फैसिलिटी क्रिएट की गई। अब एक और सवाल, ये जो आम हवाई पट्टी होती है या फिर जो रूटीन में जो हवाई पट्टियां होती हैं उनके मुकाबले इसको बनाने के लिए, इसकी ज़मीन को तैयार करने के लिए, क्योंकि इसके लिए मजबूती बहुत बड़ा भार होता है और इसमें जब जिस स्पीड से रफ्तार पकड़ते हैं फाइटर प्लेन, तो किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है इस बेस को मजबूत करने के लिए, इसकी ज़मीन को मजबूत करने के लिए? आम हवाई पट्टी से किस तरह से अलग ये हवाई पट्टी होती है? इसका जो मटेरियल है आर्मामेंट का, क्योंकि इसके हाई स्पीड से अगर जिस तरह से लॉन्च करते हैं तो हीट के साथ गर्म हो जाता है। तो बेसिकली तो जो अच्छी सड़क होती है उसमें 50 टन के जो हमारे टैंक हैं, उन टैंकों को टैंक ट्रांसपोर्टर पे लोड करके जो क्लास 48 हाईवे होती है उसके ऊपर से ले जाया जाता है। तो उसी मटेरियल का ये बनाता है। इसकी ज्यादा पीछे का बेस है इसको ज्यादा मजबूत किया जाता है। और इसके साथ साथ जो मार्किंग होती है और स्पेशली ये सब चीजें दिन के जो अगर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी करनी है तो इसके अंदर वो लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसके उसको देख करके प्लेन नीचे उतर सके। अदरवाइज रात को फाइटर प्लेन एक बार एयरबोर्न हो जाता है उसके बाद फाइटर प्लेन को लाइट की जरूरत नहीं है, परंतु लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम इनको ये सब जरूरत है। तो इस तरह की मार्किंग वगैरह करनी पड़ती है जिसकी जो लाइटिंग होती है वो दूर से दिखे और फोक का फर्क नहीं पड़े। तो ये सब चीजें इसमें जोड़ी जाती है। बहुत धन्यवाद कटेवा साहब हमसे जुड़ने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब ने पूरी टेक्निकलिटीज इसकी बताई और ये भी बताया कि हम कितना मजबूत इस हवाई पट्टी के बाद हो पाएंगे। हमारी जो हवाई सेना है उसके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण ये पट्टी हो जाती है। पाकिस्तान की तरफ से हम भारत को कितना सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी टेक्निकलिटीज में उन्होंने बताया कि ये मजबूती से क्यों बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं हैं, कौन कौन से प्लेन यहाँ पर उतर सकते हैं, ये सभी हमने जाना। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। कल गडकरी और राजनाथ सिंह दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें एक हवाई पास्ट भी होगा और फिर उसके बाद इसका तकनीकी तौर पर पूरी तरह से जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा, इसके बाद इसे इस्तेमाल भी किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। और अब बात कोरोना की। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तो काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं वो सबकी चिंता बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र में अचानक बढ़े केस के बाद सरकार दावा कर रही है कि राज्य में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि कोरोना की लहर आनी नहीं है, आ गई है। पिछले कुछ दिनों के मुंबई के आंकड़े अगर देखें तो मुंबई में 30 अगस्त को जहां एक दिन में 334 नए केस आए थे, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई थी। 31 अगस्त को भी यह आंकड़ा 323 था और एक शख्स की मौत हुई थी। वहीं सितंबर में केस 400 के ऊपर हो गए और पहले ही सितंबर को 416 नए केस आए और 4 लोगों की मौत हो गई। और इस खबर को लेकर बात करेंगे वरिष्ठ श्वसन रोग विशेषज्ञ और कोरोना को लेकर जो टीम बनाई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, उसमें शुमार डॉक्टर पीआर गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना को लेकर राजस्थान सतर्क है, राजस्थान के आंकड़े अभी सीमित हैं। हालांकि कल के अगर आंकड़ों को बात करें तो 2 अंकों में पहुंचे थे और थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को अगर हम सामने रखकर चलते हैं और उसके साथ ही बगल में केरल, इन दोनों को अगर हम साथ में लेकर चलते हैं तो क्या संभावनाएं राजस्थान को मद्देनजर रखते हुए जताई जा सकती है और किस तरह की सावधानी की जरूरत अभी भी महसूस होती है? चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनसे संपर्क फिलहाल कर गया है। तो बता दें कि महाराष्ट्र जो है वो पूरे देश के लिए चिंता का सबब हो सकता है। महाराष्ट्र में पहले भी काफी तेजी से आंकड़े बढ़े हैं, कम हुए दूसरी लहर खत्म होने के बाद। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में महाराष्ट्र की जो मेयर हैं, मुंबई की मेयर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दूसरी लहर जाने के बाद अब तीसरी लहर के आने का इंतजार हमको नहीं करना है। तीसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह में जो आंकड़े सामने आए हैं वो इशारा करते हैं कि तीसरी लहर महाराष्ट्र में आ चुकी है। चिंता का सबब है। इसके लिए हालांकि तैयारियां सरकारों ने पहले से शुरू कर दी हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जो लापरवाही है इन बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर
चिंता जता सकती है। हमारे साथ डॉक्टर पी आर गुप्ता साहब जुड़ गए। गुप्ता साहब, अभी फिलहाल अगर हम महाराष्ट्र और केरल को सामने रखें, महाराष्ट्र में मेयर ने खुद ये कहा है, मुंबई के मेयर ने, कि दूसरी लहर के बाद अब ये तीसरी लहर आने वाली नहीं है, आ चुकी है। राजस्थान को अगर हम सामने रखें तो किस तरह की तैयारी उनको सामने रखते हुए हमें महसूस होती है, और फिलहाल जो लापरवाही सामने आ रही है, हमें किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, वर्तमान परिवेश में अपन देखें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, कोरोना के केसेस नगण्य हैं। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र, दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार केसेस आ रहे हैं और केरल में स्थिति अभी भी विकट बनी हुई है। दूसरा परिदृश्य ये है कि 20% देश की जनसंख्या है वो दोनों डोज वैक्सीन के ले चुकी है, 40% के करीब पहली डोज ले चुकी है, बच्चों में वैक्सीन अगले माह चालू हो जाएगी। ऐसे में तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, ये इस बारे में संशय बना हुआ है। एक और जहां केंद्रीय सरकार द्वारा गठित कमेटी का ये कहना है कि इस माह के अंत तक तीसरी लहर आ जाएगी और इस लहर का पीक अक्टूबर में होगा। वहीं दूसरी ओर कानपुर की सूत्रा कमेटी के अनुसार तीसरी लहर की संभावना नगण्य बनी हुई है। मुंबई के मेयर तो ये कहते हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि मुंबई में पिछले हफ्ते में अगस्त के बजाय केसेस की संख्या 20% से ज्यादा आ रही है। अब इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, राजस्थान की जनसंख्या को या देश की जनमानस को क्या करना चाहिए, उसका सीधा सीधा एक ही सूत्र है, और वो सूत्र है कि कोरोना के सुरक्षा चक्र को हम अपनाएं। ज्यादा से ज्यादा हम वैक्सीन लगवाएं। जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि मास्क लगाना, भीड़ में न जाना और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना शामिल है, उसको अपनाना होगा। और सरकार के स्तर पर क्वारंटाइन और केस ट्रेसिंग को लगातार जारी रखना होगा। यदि सजग जनमानस एवं चुस्त प्रशासन अपने इन कर्तव्यों की पालना करेंगे तो मेरा ये मानना है कि तीसरी लहर को हम रोकने में कामयाब होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोरोना गाइडलाइन है, उनको अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि खतरा जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, जब तक आधिकारिक घोषणा विशेषज्ञों की तरफ से नहीं की जाती, सरकार की तरफ से नहीं की जाती, तब तक हमें उस कोविड प्रोटोकॉल को छोड़ना नहीं है। अभी भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा लें, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। इसके अलावा हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क का इस्तेमाल करना, इन्हें अभी छोड़ना नहीं है। लोगों की भीड़ जिस तरह से मार्केट में बढ़ रही है, उसके बीच हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ वक्त की सावधानी, उसके बाद बहुत लंबे समय तक हमें आराम है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल ना भूलें। और अब बात खेल जगत की। आईसीसी ने आज टेस्ट और T20 रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बल्लेबाजी में टॉप 10 में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंकों में इजाफा किया गया है। गेंदबाजी में 2 बदलाव देखने को मिले हैं। जेम्स एंडरसन 2 पायदान नीचे आ गए हैं, जबकि नील बैगनर और कगिसो रबादा ने 1-1 पायदान का उछाल मारा है। जसप्रीत बुमराह भी 10वें से 9वें स्थान पर पहुंचे हैं। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो क्रिस वॉक्स टॉप 10 में शामिल हो गए हैं, जबकि आर अश्विन 1 पायदान नीचे चले गए हैं। और इस बदलाव को हम किस नजरिए से देख सकते हैं, आने वाले मैचों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, फिलहाल ये जो रैंकिंग में बदलाव सामने आया है, क्या लगता है आने वाले छोटे फॉर्मेट और टेस्ट मैच दोनों के लिए अगर हम सामने रखते हुए बात करें, क्या असर पड़ेगा इस रैंकिंग का उन मैचों पर और इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर? देखिए, सभी टीम बहुत प्रोफेशनल टीम है, उनको पता है कि उनकी टीम की करंट फॉर्म क्या है। तो खास तौर से जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया कैसे परफॉर्मेंस करती है, टेस्ट में किस तरह से जो अगला जो साइकिल स्टार्ट हो चुका है टेस्ट के अंदर, आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है वहां पर कैसे पहुंचना है। तो दोनों पर भारत की टीम तो सही गति से चल रही है। और वनडे में भारत की रैंकिंग थोड़ी सी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारत को क्रिकेट का पावर हाउस कहा जाता है, और जब आप
टॉप 2 या 3 में नहीं होते हैं तो हमेशा चिंताजनक रहता है। लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा और टॉप की 8 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी, जिसमें भारत एक होस्ट नेशन के रूप में, यदि भारत टॉप 8 में नहीं आता तो भी भारत यहाँ पर रहेगा, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जिस तरह की जो भारत के पास स्ट्रेंथ है तो उन्हें रैंकिंग में ऊपर होना चाहिए था। अभी जो करंट स्टैंडिंग है T20 और टेस्ट मैच के अंदर जो सेकंड पोजीशन है वो ठीक है, लेकिन वनडे में जो पोजीशन है वहां से उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है और ये ऐसे कॉम्बिनेशन की जरूरत है, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप जो सर्जरी पर होना है तो उससे पहले भारत को ये मेक श्योर करना होगा कि वो वनडे के अंदर जो बैटिंग ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर है, उसको थोड़ा सा ढंग से स्टिच अप करें और भारत को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले मैचों के लिहाज से और खुद उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण ये रैंकिंग हो रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।